ओके नाउ टुडे इज वर्कशॉप नंबर 2। आज हमारी वर्कशॉप नंबर 2 है और इसमें जो है हम साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। जो मेजर टॉपिक्स हैं इस चैप्टर से रिलेटेड, एक ब्रूट फोर्स अटैक्स है, डाटा इंटरसेप्शन है, डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस अटैक है, इसको डॉस भी कहा जाता है, डिनायल ऑफ सर्विस अटैक या डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस अटैक, इन दोनों में बहुत माइनर सा डिफरेंस है। हैकिंग, मेलवेयर, फिशिंग एंड फार्मिंग, ये जो है इसके कुछ बेसिक टॉपिक्स हैं जिनको हमें आज डिस्कस करना है। Okay, so basically what is a brute force attack? It is a direct attack by a hacker। कोई हैकर या किसी भी टाइप का इलीगल एक्टिविस्ट अगर आपके सिस्टम को एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट या विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी, और वो मुसलसल ट्राई कर रहा है कि एक बार वो फेल हो गया तो सेकंड टाइम वो ट्राई करेगा, सेकंड टाइम में फेल हो गया तो थर्ड टाइम वो ट्राई करेगा अंटिल योर अकाउंट गॉट हैक, जब तक वो आपका अकाउंट हैक नहीं कर लेता। तो जो कंटिन्यूअस अटैक है दैट इज कॉल्ड ब्रूट फोर्स अटैक। और जो पर्सन इस ब्रूट फोर्स अटैक को वो अकर करता है या जो अटैकर होता है उसके लिए जो टर्म यूज होती है दैट इज परपिट्रेटर। आप उसे परपिट्रेटर कह लीजिए, आप उसको हैकर कह लीजिए, ये सारी टर्म्स एक ही पर्सन के लिए यूज हो रही हैं। ठीक है, और इस सिचुएशन में क्या होता है, समटाइम्स आपका अकाउंट हैक हो जाता है, समटाइम्स आपका अकाउंट हैक नहीं होता। तो बेसिकली अब जो सोशल मीडिया या ईमेल अकाउंट्स या बैंकिंग या जितने भी ऑनलाइन अकाउंट्स आ रहे हैं किसी भी वेबसाइट पर, उन्होंने अपनी सिक्योरिटी पैरामीटर्स इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग किए हुए हैं कि उनकी जो हैकिंग है दैट इज वेरी डिफिकल्ट, वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, हर पर्सन उसको इजीली हैक नहीं कर सकता। मीन 99% चांसेस इसी बात के हैं कि आपका अकाउंट हैक नहीं होगा, लेकिन बहरहाल हर चीज 100% नहीं होती। कहीं ना कहीं किसी न किसी पोजीशन पर पहुंचकर या किसी न किसी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको जो है इस इशू का सामना करना पड़ सकता है। द सेकंड थिंग इन दिस चैप्टर और साइबर सिक्योरिटी, परपिट्रेटर के बारे में बता चुका हूं मैं। परपिट्रेटर इज एक्चुअली द इलीगल एक्टिविस्ट और द हार्मफुल पर्सन और द हैकर। ठीक है, जो आपके अकाउंट को इलीगली एक्सेस करने की कोशिश करेगा किसी भी वे से या किसी भी रास्ते से या किसी भी तरीके से। ओके, द अदर थिंग इज डाटा इंटरसेप्शन। डाटा इंटरसेप्शन मींस एक क्लाइंट यानी कि हम किसी वेब सर्वर या किसी वेबसाइट के साथ कनेक्टेड हैं, वेदर इट इज एन अकाउंट बेस्ड वेबसाइट और अकाउंटलेस वेबसाइट। ठीक है, बीच में कोई पर्सन आ जाता है और वो हमारी मॉनिटरिंग करना शुरू कर देता है, या जो भी हम डाटा एक्सेस कर रहे हैं वो उसको मॉनिटर करना स्टार्ट कर देता है, उसको हैक कर लेता है। दैट इज कॉल्ड डाटा इंटरसेप्शन, यानी कि डाटा डायरेक्ट हमारे पास नहीं आ रहा, वो किसी थर्ड पार्टी के पास होता हुआ आ रहा है। अब ये एक्टिविटी पॉजिटिव भी हो सकती है, ये एक्टिविटी नेगेटिव भी हो सकती है। अगर इसको मैं डायग्रामेटिकली समझाऊं तो ये यू कैन सी द डायग्राम कि एक जो है वो डायरेक्ट लिंक बना हुआ है बिटवीन द यूजर एंड वेब सर्वर। ये आप देख रहे हैं कि दैट इज द डायरेक्ट लिंक, और बीच में एक परपिट्रेटर आकर इन्वॉल्व हो गया है जिसने आपके इस कनेक्शन को डिसेबल करके अपना कनेक्शन प्रोड्यूस कर लिया है। अब आपका ये है कि वॉट एवर इंफॉर्मेशन यू आर गोइंग टू एक्सेस ऑन दिस वेबसाइट, जो भी इंफॉर्मेशन आप इस वेबसाइट पर एक्सेस करने की कोशिश करेंगे पहले वो जाएगी परपिट्रेटर के पास, यानी कि परपिट्रेटर उसको चेक करेगा, और फिर वो जाएगी एक्चुअल वेब सर्वर पर। ये आपकी इंफॉर्मेशन है या ये आपका डाटा है जो आप वेबसाइट पर सेंड कर रहे हैं। अच्छा, वेबसाइट से कुछ इंफॉर्मेशन आपके पास आ रही है तो उसके लिए जो है वेबसाइट पहले सारा डाटा सेंड करेगी परपिट्रेटर को, और इसके बारे में आपको कुछ नहीं मालूम। ठीक है, इसके बारे में आपको कुछ भी नहीं पता, और फिर परपिट्रेटर के थ्रू सारी इंफॉर्मेशन आ रही है आपकी स्क्रीन पर। सो दैट इज कॉल्ड डाटा इंटरसेप्शन, यानी कि डाटा ना आपकी तरफ पास से डायरेक्ट जा रहा है वेब सर्वर की तरफ, ना वेब सर्वर से आपकी तरफ वापस आ रहा है। तो इसमें क्या होगा कि बीच में एक परपिट्रेटर इंक्लूडेड है, बीच में एक पर्सन बैठा हुआ है, ठीक है, जो आपके डाटा को रीड कर रहा है। अब उसमें वो आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन भी हो सकती है, आपकी आईडीज, आपके पासवर्ड्स, आपके बैंक अकाउंट की नंबर्स, पिन कोड्स, बहुत सारी इंफॉर्मेशन हो सकती है जिसके हैक होने से या जिसके लूज होने से, जिसके वेस्ट होने से आपको जो है वो नुकसान उठाना पड़ सकता है। जो बेसिक से सेफगार्ड से आपको डेटा डाटा इंटरसेप्शन से बचना है अगर है, ठीक है, वाईफाई आपका हैक हो सकता है विद द हेल्प थ्रू
डाटा इंटरसेप्शन। और अगर आपका वाईफाई किसी पर्सन ने हैक कर लिया तो सिंपली वो आपकी डिवाइसेस तक भी एक्सेस कर सकता है। तो कोशिश ये कीजिए कि जितनी भी आपकी नेटवर्क कनेक्टिंग डिवाइसेस हैं उन पर पासवर्ड जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होना चाहिए, कॉम्बिनेशन होना चाहिए अल्फ़ाबेट्स, नंबर्स, कैपिटल एंड स्मॉल बोथ अल्फ़ाबेट्स, और इसमें अगर आप कोई सिंबल भी इंक्लूड कर लें तो दैट इज बेटर। अच्छा, अगर ये भी पॉसिबल नहीं है तो हमारे पास सिस्टम जो हमारी वेबसाइट्स फॉलो कर रही होती हैं, सिस्टम दैट इज ऑफ इंक्रिप्शन। इंक्रिप्शन में होता क्या है कि आपका डाटा जो है वो यूजलेस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पर कंपलसरी इंक्रिप्शन के मीनिंग्स ये है कि इंक्रिप्शन हर हाल में करनी है। कंपलसरी इंक्रिप्शन इंक्रिप्शन की कोई टाइप नहीं है, ठीक है। यहाँ पर इंक्रिप्शन कंपलसरी के मीनिंग्स ये हैं कि इंक्रिप्शन हर हाल में आपको करनी है। एक है आप क्लाइंट यहाँ पर, एक है यहाँ पर वेब सर्वर। अब डाटा यहाँ पर जा रहा है क्लाइंट से वेब सर्वर की तरफ, या वेब सर्वर से आ रहा है क्लाइंट की तरफ, तो दोनों साइड पर इंक्रिप्शन का होना जरूरी है, दोनों डायरेक्शन में, ताकि अगर बीच में कोई इंटरफेरेंस आ भी जाए, कोई पर्सन आकर आपका करेक्शन हैक भी कर ले, तो भी आपका डाटा मिस यूज ना हो सके, क्योंकि इंक्रिप्टेड डाटा किसी भी पर्सन के कोई काम किसी काम का नहीं होता, वो हमारे भी किसी काम का नहीं होता जब तक वो डिक्रिप्ट ना हो जाए। ओके, हम वापस जाएंगे अपनी मेन स्लाइड पर। अब यहाँ पर एक टर्म यूज हो रही है पैकेट स्निफर की। पैकेट स्निफर बेसिकली एक टूल होता है, ठीक है, या आप ये समझ लीजिए कि एक कोड है या एक प्रोग्राम है, और इसकी हेल्प से जो हैकर होते हैं, जो परपिट्रेटर होते हैं, वो पैकेट्स को स्कैन करता है। पैकेट्स आर स्कैन विद द हेल्प ऑफ स्निपर्स, कि डाटा पैकेट में या डाटा में कोई चीज काम की है या नहीं है। सो बेसिकली पैकेट स्निपर्स जो है वो जितनी भी इंफॉर्मेशन इंटरनेट पे ट्रांसफर हो रही है, या विद द हेल्प ऑफ वायर्ड और वायरलेस मीडियम डाटा ट्रांसफर हो रहा है थ्रू इंटरनेट, उसको चेक कर रहा होता है कि उसमें कोई काम की इंफॉर्मेशन है या नहीं है। या पैकेज की टर्म अभी आप लोगों के लिए नहीं है, ठीक है, दैट इज इंक्लूडेड इन चैप्टर नंबर 2। गॉट इट? अच्छा, डाटा इंटरसेप्शन कैन बी डन इन बोथ वायर्ड और वायरलेस नेटवर्क। डाटा इंटरसेप्शन जो वायर्ड नेटवर्क पर भी हो सकती है, डाटा इंटरसेप्शन वायरलेस नेटवर्क पर भी हो सकती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कोई एक मीडियम ही इससे अफेक्ट होगा। और पर्पस क्या होता है डाटा इंटरसेप्शन का, कि कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन को एक्सेस किया जा सके। ओके, तो एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है डाटा इंटरसेप्शन की। एक यूजर है, एक वेब सर्वर है, और बीच में उनके परपिट्रेटर इन्वॉल्व हो चुका है। तो जो डायरेक्ट कनेक्शन था या जो ओरिजिनल कनेक्शन था यूजर और वेब सर्वर का, परपिट्रेटर ने उसको डिसेबल कर दिया, और अपने साथ उसने दोनों डिवाइसेस का एक न्यू कनेक्शन एस्टेब्लिश कर लिया है। और फिर इसकी वजह से जो है यूजर की जो इन्फॉर्मेशन है वो वेब सर्वर तक डायरेक्ट नहीं जा रही, और वेब सर्वर की जो डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन है वो यूजर तक डायरेक्ट नहीं आ रही, बल्कि परपिट्रेटर उन सारी इंफॉर्मेशन को, उन सारी चीजों को चेक करता चला जा रहा है। ओके, डिनायल ऑफ सर्विस अटैक। आप किसी वेब सर्वर को एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं, आप किसी को पर्सन को कॉल करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि जब हम किसी पर्सन का नंबर डायल करते हैं तो अदर साइड से हमारे पास मैसेज आता है, तो योर डायल्ड नंबर इज नॉट रिस्पॉन्डिंग, या फिर योर डायल्ड नंबर इज ऑन अनदर कॉल, यानी कि वो नंबर या तो किसी कॉल पर मसरूफ है या उसके साथ कुछ नेटवर्क का इशू है, जो कि उससे आपकी कॉल कनेक्ट नहीं हो पा रही, दैट इज एन इशू। अब आप इमरजेंसी में हैं, आपको हर हाल में उस नंबर से कांटेक्ट करना है, लेकिन आपका कांटेक्ट इस्टेब्लिश नहीं हो पा रहा, दैट इज कॉल्ड डिनायल ऑफ सर्विस अटैक। ओके, इसी तरीके से जब हम इंटरनेट यूज कर रहे होते हैं तो हमारा जो है किसी वेब साइट को एक्सेस करना या किसी वेब सर्वर को एक्सेस करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और इस सिचुएशन में ये जो हैकर्स होते हैं या ये जो परपिट्रेटर्स क्या करते हैं, ये जो फेक स्कैम होता है या जो फेक ट्रैफिक होता है या जो फेक कंडीशंस होती हैं, उनको जो है वो वेब सर्वर पर या आपकी डिवाइस पर अप्लाई कर देते हैं, जिसकी वजह से आपका जो ओरिजिनल कनेक्शन बनना होता है किसी वेब सर्वर के साथ, वो जो है डिसेबल हो जाता है। आप इस डायग्राम को देखिए, ये आपके पास वेब सर्वर है,
राइट साइड पर जो लेजिट यूजर्स हैं, या वो पर्सन जो जिनको हर हाल में इस वेब सर्वर को एक्सेस करना है। और जो रेड लेफ्ट हैंड साइड पर आपको रेड कलर में एक परपिट्रेटर नजर आ रहा है, अब इसने क्या किया है, इसने जो है फेक ट्रैफिक अप्लाई कर दिया इस वेब सर्वर पर, और इसकी वजह से जो वेब सर्वर है ये इसकी सारी तवज्जो हो गई इस परपिट्रेटर की तरफ। तो जिन पर्सन को या जिन लोगों को हर हाल में इस वेब सर्वर के साथ कनेक्ट होना था, वो इससे कनेक्ट नहीं हो पा रहे। अब किसी को कोई इमरजेंसी हो गई, किसी को अपने ईमेल एक्सेस करना है, किसी को हर हाल में वेबसाइट एक्सेस करनी है, किसी को कोई ऑनलाइन टेस्ट अटेम्प्ट करना है, किसी को कोई ऑनलाइन फॉर्म फिल करना है, किसी को कोई बैंकिंग ट्रांजैक्शन करनी है, लेकिन क्योंकि वेब सर्वर पर बहुत ज्यादा लोड है तो वो न्यू कनेक्शन को एस्टेब्लिश नहीं करेगा। सो दैट इज कॉल्ड डिनाइल ऑफ सर्वर अटैक या डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक। तो इसमें क्या होता है, आपके पीसी पर भी हो सकता है, जो आपकी डिवाइस है जिसके थ्रू आप इंटरनेट यूज कर रहे हैं उस पर भी ये लोड आ सकता है। कोई भी परपिट्रेटर, कोई भी हैकर आपकी डिवाइस को भी टारगेट कर सकता है। ठीक है, और बेसिकली इसमें होता क्या है, इसमें टाइम वेस्ट होता है। आपको प्रॉब्लम्स क्या क्या फेस करनी पड़ेंगी, ईमेल आपकी थोड़ी सी लेट हो जाएगी, वेबसाइट से आपका कनेक्शन नहीं बन पा रहा, आपको ऐसा फील हो रहा है कि इंटरनेट बहुत ज्यादा स्लो चल रहा है, लेकिन एक्चुअली वो डॉस भी हो सकता है, डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक भी हो सकता है। आप किसी ऑनलाइन सर्विस को एक्सेस करना चाह रहे हैं, माइट भी आप फूड पांडा को एक्सेस करना चाह रहे हैं, माइट भी पॉसिबल आप बाइक या इन ड्राइव को एक्सेस करना चाह रहे हैं, माइट भी पॉसिबल कि आप अपनी ऑनलाइन बैंकिंग ट्रांजेक्शन करना चाह रहे हैं, लेकिन आप कोई भी काम नहीं कर पाएंगे। रीजन, डॉस, डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक, यानी कि आपकी जो सर्विस है वो डिनाई कर देगा, या तो वेब सर्वर ही डिनाई कर देगा या आपकी डिवाइस डिनाई कर देगी। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास एक और चीज आती है, डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक। ये थोड़ी सी एडवांस फॉर्म है डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक की। तो इसमें ये होता है कि एक परपिट्रेटर या एक हैकर इन्वॉल्व नहीं होता, मल्टीपल परपिट्रेटर्स या मल्टीपल हैकर्स इन्वॉल्व होते हैं, जो कि मल्टीपल लोकेशन से किसी वेब सर्वर को टारगेट करते हैं। तो उसमें फिर ये होता है कि उसका डिफेंस करना हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ओके, सो व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन अ डॉस एंड अ डीडॉस? डॉस सिर्फ एक डायरेक्शन से होगा, कोई एक परपिट्रेटर इन्वॉल्व होगा, कोई एक हैकर इन्वॉल्व होगा। और डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक या डीडॉस में क्या होता है कि मल्टीपल परपिट्रेटर्स, मल्टीपल हैकर्स इन्वॉल्व हो जाते हैं, जो कि मल्टीपल डायमेंशंस या मल्टीपल डायरेक्शन से किसी वेब सर्वर या किसी क्लाइंट को टारगेट करते हैं। अभी आपको ये इधर लेफ्ट हैंड साइड पर एक परपिट्रेटर नजर आ रहा है, हो सकता है ये मल्टीपल परपिट्रेटर्स आ जाएं, एक यहाँ पर आ जाए जो इस वेब सर्वर को टारगेट कर रहा है, एक यहाँ पर आ जाए जो इस वेब सर्वर को टारगेट कर रहा है। तो इसकी वजह से ट्रैफिक बेतहाशा लोड आ रहा है इंटरनेट ट्रैफिक का वेब सर्वर पर, तो वो जाहिर सी बात है ओवरलोड हो जाएगा। वो फिर किसी भी लेजेंड यूजर को, यानी कि जिस पर्सन को हर हाल में वेबसाइट को एक्सेस करना है, वो उसको रिस्पॉन्स नहीं दे पाएगा, और उस पर्सन के पास ये सर्विस अनअवेलेबल होगी, या वो उस वेबसाइट को ओपन ही नहीं कर पाएगा। ओके, हाउ टू रिड्यूस चांसेस ऑफ डॉस और डीडॉस? आप अपना एंटीवायरस, आपको अपनी डिवाइस सेव करनी है, तो आपका एंटीवायरस प्रोग्राम या आपका एंटी मालवेयर प्रोग्राम जो है वो फुली अपडेटेड होना चाहिए। कोशिश कीजिए कि आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है दैट मस्ट बी अपडेटेड, दैट मस्ट बी जेन्युइन। एप्लीकेशन ऑफ ईमेल फिल्टर्स, अब तो ईमेल कंपनीज ने खुद ही से जो है वो ईमेल फिल्टर्स अप्लाई कर दिया है, लेकिन उसमें फिर ये इशू भी आ जाता है कि जो ईमेल्स हमारे काम की होती हैं वो भी स्पैम में जा रही होती हैं। तो अगर कोई स्टूडेंट जो है वो हमको पहली बार कोई ईमेल करता है तो वो डायरेक्ट हमें अपने इनबॉक्स में नहीं मिलती, वो हमें मिलती है अपने स्पैम फोल्डर फोल्डर में। ठीक है, और उसके बाद फिर ये होता है कि सिस्टम जो है वो उसको आइडेंटिफाई करवाता है आपसे। आप जब तक किसी भी ईमेल एड्रेस को आइडेंटिफाई नहीं करेंगे कि वो सिक्योर है या नहीं, उस ईमेल एड्रेस से आने वाली हर ईमेल जो है वो आपके इस स्पैम फोल्डर में जाएगी। और यही ऑप्शन हमारे पास मैसेंजर में होता है, जो फेसबुक मैसेंजर है, कि उसमें जो न्यू यूजर्स या न्यू कॉन्टैक्ट्स जो है वो हमको मैसेज करने की कोशिश करते हैं, जो हमारे पास ऐड नहीं होते, तो उनके जो मैसेजेस हैं, उनकी जो रिक्वेस्ट है वो या तो अदर मैसेजेस में जाती हैं या फिर स्पैम में जाती हैं। ठीक है, तो अब तो यह है कि अब अगर आपको अपनी डिवाइस डॉस से या डी डॉस से सिक्योर करनी है तो उसके लिए तो ऑप्शंस ये हैं। अच्छा, अब बात करते हैं वेब सर्वर की तरफ। वेब सर्वर आपकी जिम्मेदारी नहीं है। ठीक है, इसमें बीच में आपकी आईएसपी जरूर इन्वॉल्व होगी, कि अगर वेब सर्वर पे जो है वो कोई इशू अप्लाई हो गया है, या वेब सर्वर जो है वो एक्सेस नहीं हो पा रहा, या उस पर बहुत ज्यादा ट्रैफिक का लोड आ गया है,
ठीक है, तो एक आईएसपी के पास होता है प्रॉक्सी सर्वर और एक वेब सर्वर्स के पास होता है प्रॉक्सी सर्वर्स, जो सारे फेक ट्रैफिक को या लेजिट ट्रैफिक को एक दूसरे से सेपरेट करते हैं कि कौन सा ट्रैफिक फेक है, यानी कि कौन रियल में एक्सेस करना चाह रहे वेब सर्वर को और कौन आर्टिफिशियली एक्सेस करना चाह रहे वेब सर्वर को। तो इसके इंडिकेशन की जो जिम्मेदारी होती है, ये जो ड्यूटी होती है, ये होती है प्रॉक्सी सर्वर्स की। ठीक है, प्रॉक्सी सर्वर्स जो होते हैं ये या तो आईएसपी का पार्ट होंगे या फिर आपके इसका वेब सर्वर का पार्ट होंगे। और अगर आपके पास जो मशीन है आप उसको भी एज अ सर्वर यूज कर रहे हैं, तो आपको भी अपने पास एक प्रॉक्सी सर्वर इंस्टॉल करना होगा। आपको भी अपने सर्वर में प्रॉक्सी सर्वर इंस्टॉल करना होगा, अपनी एक प्रॉक्सी मशीन बनाना होगी, ताकि जो फेक ट्रैफिक है या ये जो डॉस का इशू है, डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक या डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक का, ये आपके सर्वर पर अटैक ना कर सके। Okay, now the next slide is hacking. So basically hacking is an illegal activity that must be done or that should not be done, that must not be done, that should not be done by any person. And if a person is actually trying to access someone else, so that is called hacking. अगर एक person मेरे PC में access करने की कोशिश कर रहा है without permission, so that is called hacking. अच्छा, अब उसका पर्पस क्या है? टू स्टील पर्सनल इंफॉर्मेशन और टू डिलीट माय पर्सनल डाटा। वो मेरी पर्सनल इंफॉर्मेशन को डिलीट भी कर सकता है, वो मेरी पर्सनल इंफॉर्मेशन को पूरे इंटरनेट पर स्प्रेड भी कर सकता है। जाहिर सी बात है, एक चीज मेरे हाथ में आ गई तो अब मेरी मर्जी कि मैं उस डाटा के साथ कुछ भी करूं। मैं उसको डिलीट करना चाहूँ डिलीट कर दूं, मैं उसको करप्ट करना चाहूँ करप्ट कर दूं, मैं उसको स्प्रेड करना चाहूँ ओवर द इंटरनेट में स्प्रेड भी कर सकता हूँ, पब्लिक भी कर सकता हूँ उसको। और हैकिंग के अगेंस्ट जो दोबारा हैकिंग की जाती है दैट इज कॉल्ड एथिकल हैकिंग। हैकिंग बेसिकली की जाती है, एक पर्सन हैकिंग करता है किसी दूसरे पर्सन को नुकसान पहुंचाने के लिए। हैकिंग का जो पर्पस होता है दैट इज डिस्ट्रक्टिव। ठीक है, और उसके अगेंस्ट में की जाती है एथिकल हैकिंग। एथिकल हैकिंग इज अ लॉफुल ड्यूटी। डिफरेंट डिपार्टमेंट्स इसमें काम कर रहे हैं, डिफरेंट लोग इसमें काम कर रहे हैं, और ये बेसिकली जो भी इंफॉर्मेशन हैक हो चुकी है, जो भी अकाउंट हैक हो चुका है, उसको रिकवर करने के लिए टू द ओरिजिनल यूजर या टू द ओरिजिनल पर्सन। Okay, the next thing is malware. The full form of malware is malicious software. MAL for malicious and WARE is the part of software. So you can see in the full forms that MAL are written in capital. It means that is a part of the short form. And malicious is written in small letters, और software में soft small letters में है और where capital letters में. So basically ये indication है कि these three letters MAL and these four letters WARE, total 7 letters are the part of the short form of malicious software. So basically malware के क्या मीनिंग्स है? malicious software वो सॉफ्टवेयर जो इस वजह से बनाए जाएं ताकि दूसरे लोगों को नुकसान पहुंचाया जा सके। और ये सबसे बड़ा इशू है आपके लिए, ये सबसे बड़ा इशू है इंटरनेट यूजर के लिए। डिफरेंट टाइप के मालवेयर जो है वो स्प्रेड होते रहते हैं, इधर से उधर मूवमेंट करते रहते हैं, और अगर वो आपके सिस्टम में एंटर हो जाए तो वो फिर आपके पास किसी भी टाइप का नुकसान पहुंचा सकते हैं। Okay, it has few types: viruses, worms, ransomware, Trojan horse, spyware and adware। ये 6 बेसिक टाइप्स हैं जो कि पार्ट है आपके CAIE सिलेबस का, और इनके बारे में आपको हर हाल में मालूम होना चाहिए। So if we go one by one, so the first one are viruses. These are the programs designed for the destructive purpose। ये भी programs होते हैं, ये छोटे छोटे सॉफ्टवेयर होते हैं, छोटी छोटी सी फाइल्स होती हैं, जिनको बनाने का मकसद ये होता है कि इनको जो है स्प्रेड किया जाए विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट, विद द हेल्प ऑफ यूएसबी या किसी भी तरीके से दूसरे पर्सन के सिस्टम में ट्रांसफर किया जा सके और सिस्टम जो है उसको डिस्टर्ब किया जा सके। और वायरसेस इतने पावरफुल होते हैं कि आपके डाटा फाइल्स को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं, आपके इमेजेस को, आपकी वीडियोस को, आपके पिक्चर्स को, आपके टेक्स्ट फाइल्स को, किसी भी टाइप की फाइल को ये डैमेज कर सकते हैं। ये आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को भी डैमेज कर सकते हैं या आपके डिवाइस ड्राइवर्स को भी डैमेज कर सकते हैं। इवन दे कैन डैमेज योर हार्डवेयर टू। आपके हार्डवेयर, खासतौर पर आपकी हार्ड ड्राइव, इसको भी वायरस की वजह से नुकसान पहुंच सकता है, आपका हार्डवेयर भी डैमेज हो सकता है। ओके, इसकी जो एक कंडीशन है, an active host program is required to perform destruction।
यानी कि आप अगर वायरस को रन करेंगे, कोई आप ऐसा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे अपने पीसी में कि जिसमें वायरस मौजूद होगा, तो वायरस आपके सिस्टम में आएगा और वो अपने वर्किंग स्टार्ट कर देगा। लेकिन जब तक आप उसको परमिशन नहीं देंगे, बेशक वो आपके पीसी में मौजूद है, वो सॉफ्टवेयर आपके पीसी में मौजूद है जिसपे वायरस फाइल्स मौजूद हैं, लेकिन जब तक आप उस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल नहीं करेंगे आपके सिस्टम में कोई इशू अकर नहीं होगा। सो द बेसिक डिफरेंस बिटवीन अ वायरस एंड अ वर्म इज, वायरसेस को एक्टिव होस्ट की जरूरत होती है, वर्म्स को एक्टिव होस्ट की जरूरत नहीं होती। इसके छोटे छोटे क्लिप्स भी लगे हुए हैं ऊपर। वायरसेस का क्लिप देख लीजिए कि ये किस टाइप का जो है क्लिप है, या ये किस टाइप का इमेज है, और आप वर्म्स को देख लीजिए। अच्छा, वर्म्स की क्या प्रॉपर्टी है, इसको बस एक पीसी में एंटर होना होता है। ये आपके एक पीसी में एंटर हो गया विद इन अ नेटवर्क, अब ये बाकी पीसीज में खुद ही अपनी जगह बनाता चला जाएगा, ये खुद ही एंटर होता चला जाएगा। इसको बस एक ओपन डोर चाहिए, इसको वो ओपन डोर मिल गया तो बस ये पूरे घर की तलाशी ले लेगा, पूरे घर को खराब कर देगा। तो बेसिकली वायरसेस और वॉर्म्स, इनमें जो बेसिक डिफरेंस है वो ये है कि वायरस को एक्टिव करना होता है, वॉर्म्स ऑटोमेटिकली एक्टिव हो जाती हैं और फिर वो एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस में खुद ही ट्रांसफर होंगी। बाकी इनकी और वायरस की प्रॉपर्टीज सेम है, ये आपके डाटा को, आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को बहुत बुरे तरीके से डैमेज करेंगी। Okay, if we talk about the Trojan horses, these are different types of softwares which are sent by the perpetrators, which are sent by the hackers to gain the access of your device, to gain the access of your system. अगर ट्रोजन हॉर्स आपके सिस्टम में आ गया तो बेसिकली फिर आप सिर्फ अकेले अपना सिस्टम ऑपरेट नहीं कर रहे, फिर वो कोई थर्ड पर्सन, कोई हैकर, कोई परपिट्रेटर भी आपके सिस्टम को एक्सेस कर रहा है। सो इट मीन्स सिस्टम सिर्फ आपके यूज में नहीं है, बल्कि वर्चुअली उसे कोई और पर्सन भी यूज कर रहा है, वो किसी और पर्सन के यूज में भी है। और जब वो किसी और पर्सन के यूज में आ गया तो इवेंचुअली वो आपकी सारी पर्सनल इंफॉर्मेशन स्टील कर सकता है, वो आपकी सारी डाटा फाइल स्टील कर सकता है, इवन वो आपके डाटा को डैमेज भी कर सकते हैं। यानी कि एक चीज उसके कंट्रोल में आ गई तो अब वो जो कुछ करना चाहे इजिली कर सकता है। इट इज ऑल्सो नोन एज एन इलीगल थर्ड पार्टी एक्सेस। ट्रोजन हॉर्स की वजह से एक इलीगल थर्ड पार्टी एक्सेस भी हो सकता है, आपको मालूम नहीं है, लेकिन आपका सिस्टम मिसयूज हो रहा है ड्यू टू दिस ट्रोजन हॉर्स। और जो पर्सन भी आपको सिस्टम को एक्सेस करेगा इलीगली, जाहिर सी बात है उसका कोई लीगल पर्पस तो है नहीं, वो इलीगली ही आपके सिस्टम को यूज करेगा और आपको नुकसान पहुंचाने की ही कोशिश करेगा किसी भी तरीके से। देन वी हैव स्पाईवेयर्स, दीज आर आल्सो टाइप ऑफ special purpose destructive programs which are actually used to monitor your activities on your systems. स्पाईवेयर जो है वो ट्रोजन हॉर्सेस के थ्रू किया जा सकता है, मींस के ट्रोजन हॉर्स के थ्रू आपके सिस्टम में एक स्पाईवेयर प्लांट कर दिया गया, इंस्टॉल कर दिया गया। अब आप जो भी वर्किंग कर रहे हैं, एक परपिट्रेटर या एक हैकर जो है उसको मुसलसल मॉनिटर कर रहा है, आपकी सारी एक्टिविटीज जो है वो चेक हो रही हैं। स्पाईवेयर में हमारे पास दो कैटेगरीज आती है, नंबर वन इज की लॉगिंग एंड नंबर टू इज स्क्रीन मॉनिटरिंग। की लॉगिंग में आपके जो की स्ट्रोक्स होते हैं, आप जो कीबोर्ड से कीज प्रेस कर रहे हैं, वो सारी की सारी एक फाइल पे रिकॉर्ड होती रहती हैं, पूरी पूरी चैट्स रिकॉर्ड हो जाती हैं उसमें, यूजर आईडीज रिकॉर्ड हो जाती हैं, पूरे पूरे पासवर्ड्स रिकॉर्ड हो जाते हैं उसमें। ठीक है, और वो हैकर जो है वो जब चाहे उस फाइल को एक्सेस करके आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन स्टील कर सकता है। और स्क्रीन मॉनिटरिंग पर यह होता है कि आपकी स्क्रीन मॉनिटर हो रही होती है पूरी, कि आप कौन सी वेबसाइट को एक्सेस कर रहे हैं, उस वेबसाइट पर आप कहाँ कहाँ पर क्लिक कर रहे हैं, और कहाँ कहाँ पर आप या क्या क्या चीज देख रहे हैं, या क्या क्या मैसेजेस आप टाइप करके सेंड कर रहे हैं, ये सारी चीजें जो है वो स्क्रीन मॉनिटरिंग में एक्सेस की जा सकती हैं। ओके, नाउ द नेक्स्ट थिंग इज एडवेयर, the least destructive type of software, the least destructive type of issue। ये बेसिकली किसी भी वेबसाइट को एक्सेस कर रहे हैं, कोई भी एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं, आपके पास जब वो बेतहाशा एड्स ओपन हो जाते हैं स्क्रीन पर, अब जो काम आप कर रहे थे, जो इशू आप रिजॉल्व कर रहे थे, वो कहीं बीच में रह जाता है और आपको डील करना पड़ जाता है इन छोटी छोटी विंडोज के साथ, इन छोटे छोटे से इश्यूज के साथ। तो अब बेसिकली एडवेयर्स आर एक्चुअली यूज्ड टू डिस्टर्ब द यूजर्स एक्टिविटी। ये आपके पीसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगी, आपके डाटा फाइल्स को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगी, बस आपका टाइम वेस्ट करेंगी। ठीक है, और अगर आपके सिस्टम में एडवेयर आ रहा है तो कीप वन थिंग, जो पॉपअप्स को अपने ब्राउजर पर ब्लॉक रखिए। व्हाट आई टोल्ड यू इन द स्टार्टिंग ऑफ द वर्कशॉप,
कि कोई भी चीज 100% नहीं होती। सिक्योरिटी आपकी डिवाइस की, सिक्योरिटी आपके इंटरनेट कनेक्शन की 99% तक तो हो सकती है, 100% नहीं होगी। ठीक है, तो इस चीज का ख्याल रखना है। ओके, द रैंसमवेयर दैट कैन ऑल्सो बी डन विद द हेल्प ऑफ अ ट्रोजन हॉर्स। ट्रोजन हॉर्स की हेल्प से जो है वो आपके सिस्टम में कोई हैकर एंटर हो चुका है, एंड नाउ ही और शी इज गोइंग टू एनक्रिप्ट ऑल योर डाटा। वो आपका सारा डाटा जो है वो हाइड कर देगा, उसको एनक्रिप्ट कर देगा, और जब आप अपने डाटा को एक्सेस करने की कोशिश करेंगे तो आपको अपने सिस्टम में कुछ भी नहीं मिलेगा। तब उसके लिए क्या करना होगा, अब आपको वो आपके लिए मैसेज आ जाएगा कि स्क्रीन पर आपके फोन पर कॉल आ जाएगी, आपके पास कोई एसएमएस आ जाएगा, या आपके मॉनिटर की स्क्रीन पर मैसेज आ जाएगा कि आई हैव गॉट योर सिस्टम, आई हैव ब्लॉक्ड ऑल योर डाटा, इफ यू वांट योर डाटा बैक पे मी दिस मच अमाउंट। सो दैट इज कॉल्ड रैंसमवेयर। अब आपका डाटा जो है, ये समझ लीजिए कि आपका जो सिस्टम है वो किसी ने किडनैप कर लिया। ठीक है, सिस्टम फिजिकली तो आपके पास ही है, लेकिन टेक्निकली ये आपके कंट्रोल में नहीं है, आप इसको यूज नहीं कर सकते। हो सकता है कि आप अपने सिस्टम को लॉग इन ही ना करने पाए। माइट बी पॉसिबल आपने सिस्टम को ऑन तो कर लिया, लेकिन आपके पास डेस्कटॉप आ ही नहीं रहा है स्क्रीन पर, बल्कि स्क्रीन पर एक मैसेज आ रहा है कि पे मी दिस अमाउंट सो आई विल गिव बैक टू योर गिव योर सिस्टम बैक टू यू। तो यह सारे इश्यूज आपको रैंसमवेयर की वजह से फेस करना पड़ सकते हैं। अब जब तक आप रैंसम पे नहीं